नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियां सुनो में। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हरियाणा के अपने इस छोटे से गांव में महेश तकरीबन 4 साल के बाद आया और आने का कारण कुछ और नहीं, उसके पिता राघवेंद्र की मौत थी, जो इस गांव के सरपंच भी थे। पिताजी की मौत अजीब ही हालातों में हुई, न कोई एक्सीडेंट और न ही कोई दिल का दौरा। महेश के लिए यह सब कुछ बेहद अजीब था, पर गांव वालों के लिए नहीं, क्योंकि जिस गांव की आबादी 200 की थी, उस गांव में पिछले 1 सालों में 100 से भी ज्यादा मौतें हुई है और सब लगभग एक ही तरह की मौत मारे गए, जहां उनकी आंखें बड़ी बड़ी होकर ऊपर की ओर तनी हुई थी। महेश जानना चाहता था कि ऐसा आखिर क्या हुआ यहां, जो एक ही साल में इतना कुछ बदल गया। बहुत खोजबीन के बाद गांव के एक चाचा ने उससे पूरी कहानी बताई। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इसी गांव में रहने वाले विमल को संगीता से प्यार हो गया था। गांव वालों को सब कुछ मालूम था और उन्होंने कई बार दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों माने नहीं। और फिर एक दिन गांव वालों ने दोनों को उस वक्त पकड़ा जब दोनों खेत में एक दूसरे में खोए हुए थे, और उसके बाद दोनों इस गांव के लोगों, उनके गुस्से, जात पात और न जाने कितनी चीजों का शिकार हुए और दोनों को पंचायत में पेश किया गया, जिधर पंचों का फैसला यही था कि दोनों को पूरे गांव के सामने पेड़ से लटकाकर मार दिया जाए। कुछ पढ़े लिखे गांव के लोग इस फैसले के खिलाफ थे और उन्हें बचाना चाहते थे, पर आधे से ज्यादा गांव बस उनकी मौत का तमाशा ही देखना चाहता था। मरते मरते उस लड़के ने कसम खाई थी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और उसकी मौत के बाद एक के बाद एक लोगों की इस गांव में मौत होती गई। महेश नए ख्यालातों का था, इसलिए उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उस घर पर नजर रखनी शुरू की जहां वो लड़का रहता था। देर रात उसने जिस चाचा ने उसे ये कहानी बताई थी, उनको उस घर में घुसते हुए देखा। अगली रात फिर से वही हुआ और तीसरी रात महेश पूरी तैयारी के साथ गया। जैसे ही चाचा उस घर के अंदर गए, महेश बाहर गश्त लगाए बैठ गया। रात के अंधेरे में काफी देर वहां इंतजार करने के बाद जैसे ही चाचा बाहर आए, उसने उन्हें धर दबोचा और कहा, अरे और कितना झूठ बोलोगे चाचा? हाँ, हो न हो इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इन लोगों को डराने के लिए मन घड़त कहानियां बनाकर उन्हें डराते हो। चुपचाप बताओ, नहीं तो मार डालूंगा। चाचा ने तसल्ली के साथ उसकी बात सुनी और फिर एक बात कही, मैंने तुम्हें बता दिया तो वो मुझे मार देगा जो इस घर के अंदर रहता है। इतना सुनकर महेश ने उन्हें धमकाते हुए कहा, अगर आपने नहीं बताया तो मैं कल ये बात पूरे गांव को बता दूंगा और फिर सबकी मौत का जिम्मा आपके सर होगा और गांव वाले आपको ऐसे ही मार देंगे। भलाई इसी में है चाचा कि सब कुछ सच सच बता दो। चाचा ने बस इतना कहा कि सच जानना ही है तो कल रात मेरे साथ अंदर चलना। तय वक्त के मुताबिक रात का अंधेरा घिरते ही महेश चाचा के साथ निकल पड़ा उस घर की ओर।
वहां पहुंचते ही चाचा ने कहा कि कुछ भी दिखे या कुछ भी हो जाए, बस शोर मत मचाना। घर के अंदर घुसकर चाचा ने आंगन में टिफिन खोलकर सारा खाना एक प्लेट में सजाया और फिर एक कमरे के सामने रखकर दरवाजे की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो गए और महेश को भी वही करने का इशारा किया। उनके मुड़ते के साथ ही कमरे का दरवाजा खोला और प्लेट की सरकने की आवाज के साथ साथ दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, महेश ने पलटकर उस दरवाजे को थपथपाना शुरू किया और जोर से चिल्लाने लगा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अंदर से बाहर निकलो, नहीं तो इस दरवाजे को मैं तोड़ दूंगा। महेश के बार बार दरवाजे को खटखटाने और चिल्लाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजे को धक्का दिया, जिससे दरवाजा तुरंत ही खुल गया। कमरे के अंदर महेश ने देखा तो पूरा का पूरा कमरा खाली पड़ा था और वो प्लेट खाली जमीन पर पड़ी थी। महेश कमरे को इधर से उधर देख ही रहा था कि उतने में चाचा कमरे के अंदर आए और महेश को जोर का धक्का देकर कमरे के बाहर की ओर दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर तक अंदर से चिल्लाने की आवाजें आई और उसके बाद प्लेट सरक कर नीचे से बाहर आई और साथ ही था एक कागज का टुकड़ा उसमें, जिस पर लिखा था, अब कल से यहां खाना तुम लाओगे और जो इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो चाचा का हुआ है। महेश अब समझ चुका था कि कुछ भी झूठ या गलत नहीं बताया गया था उसे। उसने समझ लिया कि अब उसे वहां से वापस शहर भागना ही पड़ेगा। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। महेश घर जाने की बजाय सीधा गांव के स्टेशन पर भागा और जाकर ट्रेन की जो पहली टिकट मिली वो ले ली। ट्रेन अगली रात की थी। सवेरे जब महेश उठा तो एक पल को मानना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ था वो एक सपना हो, लेकिन काश ऐसा होता। शाम तक का वक्त आराम से रोज की तरह ही बीता, बस दिल में डर और घबराहट बढ़ती जा रही थी। रात को जब तक खाना खाने का वक्त हुआ तब तक महेश बैग वैग सब बांध चुका था। उठकर सोचा खाना खाकर निकल लेगा चुपचाप स्टेशन के लिए, तो रसोइया उसके हाथ में टिफिन देते हुए बोला, लीजिए मालिक, जल्दी जाइए, देर ना हो जाए खाना पहुंचाने में। ट्रेन तो आपकी कैंसल हो ही गई है। महेश को जैसे बिजली का झटका लगा ये सुनकर उसने फोन के इंटरनेट पर चेक किया तो वाकई ट्रेन कैंसल हो चुकी थी। उसने कहा, मतलब तुम्हें कैसे पता ये सब? रसोइया जरा सा मुस्कुराया और बोला, अरे आप ही तो कल आके बोले थे कि खाना अब आप पहुंचाया करेंगे, तो बीच में ऐसे काम छोड़कर जा नहीं सकते ना आप। महेश को यह सुनकर और बड़ा झटका लगा। उसने जरा सा गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? रसोइये ने एक रगों में बहता खून जमा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, चुपचाप वक्त पे खाना दे आइएगा, वरना आपके पिताजी भी सरपंच थे गांव के, बच वो भी नहीं पाए।
रसोइये ने एक इतनी बड़ी बात कह दी थी जो महेश सोच भी नहीं पाया था। उसने जब पूछा कि वो कहना क्या चाह रहा है तो रसोइये ने उसी मुस्कान के साथ कह दिया, आपके पिताजी एक दिन खाना ले जाना भूल गए थे, इसीलिए तो ये हाल हुआ उनका। आप मत भूलिएगा, जाइए, देर हो रही है। महेश ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप टिफिन उठाया और बाहर निकल गया। रास्ते में महेश के दिमाग में एक तरकीब आई। क्या जरूरत थी इतना घबराने की? ट्रेन नहीं तो क्या हुआ, सीधा जीप पकड़ के पास के गांव के बस अड्डे से दूसरी बस पकड़ के भी वो शहर जा ही सकता था। महेश ने वैसा ही किया। जाकर सीधे जीप स्टैंड के पास एक जीप में बैठ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा कि कब जीप निकलेगी। ड्राइवर ने भी कुछ देर तक इंतजार किया सवारियों का, लेकिन रात के वक्त गांव देहात में कहां सवारियां मिलेंगी। उसने गाड़ी बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा लगना था बस स्टैंड आने में, तो महेश गाड़ी में ही सो गया। जीप चलती रही और काफी देर के बाद नींद में महेश ने जीप वाले की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुली। ए लो बाबू साहेब, जाइए खाना दे आइए और आइंदा भागने की कोशिश मत कीजिएगा। महेश ने आंखें खोलकर चारों ओर एक निगाह दौड़ाई तो उसे लगा जैसे उसके सर पर बालों के बीच सांप रेंग रहे थे। महेश न सिर्फ अभी भी अपने गांव में ही था, बल्कि उसी मकान के सामने था, विमल और संगीता के मकान के सामने। महेश ने यह सुना जैसे हिम्मत हार ही गया अपनी, चुपचाप अंदर गया और किसी अच्छे बच्चे की तरह अंदर खाना देकर आ गया। महेश के लिए यह दिक्कत बनता जा रहा था। वो रोज रात को जाता और खाना देकर आ जाता। सुकून सिर्फ इतना था कि किसी और की जान नहीं जा रही थी। इसका मतलब यही था कि जब तक खाना पहुंचाया जाएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर खाना एक दिन भी ना पहुंचा तो मौत पक्की थी। महेश काफी दिनों तक चुपचाप अच्छी तरह सारी बातों को मानता गया, लेकिन एक रात उसने ठान ली कि बहुत हो गया, अब और नहीं। वो सीधा भागा जीप पकड़ने। छुप के जीप में बैठा रहा कि कहीं फिर कोई पहचान न ले। जीप चली तो किसी तरह छुपते छुपाते बस स्टॉप पर महेश पहुंचा और बस की ओर लपक के दौड़ा। बस चल चुकी थी, लेकिन पीछे पीछे किसी को अंधेरे में ऐसे दौड़ते देख बस रुकी और कंडक्टर ने दरवाजा खोला ही था महेश को बिठाने के लिए। जब महेश की शक्ल कंडक्टर ने ध्यान से देखी और उसे पहचानते ही महेश के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और बस आगे बढ़वा दी। महेश भागता रहा बस के पीछे, लेकिन बस रुकी नहीं और तभी बस की खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर कंडक्टर ने कहा, भागने की कोशिश मत करो महेश बाबू, इस कड़ी को तोड़ ना पाओगे तुम। उस कंडक्टर की इस बात से ही महेश की नींद खुली। हाँपते हाँपते माथे का पसीना पहुंचा और अपने बगल में देखा तो एक पल को सुकून से आंखें भर आई। महेश का 3 महीने का छोटा सा बच्चा महेश की बीवी से लिपटा सुकून से सो रहा था। महेश को रोज रात वक्त पे खाना पहुंचाते हुए 3 साल हो चुके थे। जब वहां से भागने के उसके सारे तरीके जवाब दे गए
तो आखिरकार महेश ने अपने पिताजी यानी सरपंच जी की खेतीबाड़ी और अनाज का सारा काम संभाल लिया। इस बीच उसने शादी भी की और अब एक छोटी 3 महीने की नन्ही सी बच्ची थी उसकी जिंदगी में। महेश रोज सोचता था क्या करे। बच्ची के बारे में सोचकर एक बाप होने के नाते महेश को बड़ा अजीब सा डर सताए जा रहा था। महेश आज रात खाना देने पहुंचा तो खाना देकर रो पड़ा। कमरे के अंदर से किसी के खाना खाने की आवाजें अचानक से रुक गई, जैसे अपने गुलाम की फरियाद सुनने को बादशाह रुकते थे। महेश रो पड़ा और रोते रोते ही बोला, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो था ही नहीं जब दोनों के साथ में जुल्म हुआ। मेरी बच्ची है, बीवी है, मुझे माफ कर दो। किसी और से खाना मंगवा लो घर से, मुझे जाने दो। अपनी बात का जवाब मिला महेश को जब अंदर से एक आवाज ने कहा, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी और को अपने साथ ले आ जो मेरे लिए खाना लाएगा, लेकिन बदले में तुझे मरना होगा। इससे पूरी तरह छुटकारा पाने का तरीका सिर्फ मौत है। महेश के आंसू जैसे सूख गए ये सुनकर। पता नहीं कैसे उसे समझ आ गया था कि उसे करना क्या है। उसे ये सिलसिला रोकना ही था। मुश्किल घड़ी में ही हिम्मत के असली रंग दिखते हैं और महेश में हिम्मत सचमुच थी। वो घर गया और पूरे वक्त चुपचाप ही रहा। दिन भर अपनी बच्ची के साथ खेलता रहा और अगली रात तक खाना तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं पिया उसने। रात हुई, खाने से भरा टिफिन बॉक्स उठाया एक हाथ में और दूसरे में अपनी 3 महीने की बच्ची को उठाया। चल पड़ा उस मकान की ओर। वहां पहुंचकर बड़े आराम से प्लेट में खाना निकाला और सरका दिया दरवाजे के नीचे से और कहा, लो भाई, अब दूसरा कोई तो मिला नहीं तो मैं 3 महीने की बच्ची को ही ले आया हूं। मुझे मार दो, अब ये 3 महीने की बच्ची तुम्हें रोज खाना पहुंचाएगी। यही एक तरीका महेश को समझ आया ये सब कुछ रोकने का। अब बच्ची तो खाना पहुंचा नहीं सकती, यानी ये पूरी कहानी, ये खौफ और डर का खेल बंद हो जाना चाहिए था। महेश के सामने प्लेट दरवाजे के नीचे से सरक कर बाहर आई और दरवाजे के उस पार से किसी का बहुत हल्का सा एक रोना सुनाई दिया। इधर महेश अपनी बच्ची को देखे जा रहा था, जिसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। शायद इसलिए उस दिन के बाद उस गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और गांव की सारी दिक्कतें खत्म हो गई एक 3 महीने की छोटी सी बच्ची की वजह से।